बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया माथुर नई दिल्ली से और आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ चैनल 24। आज मैं आपको दुनिया भर की ताज़ा और अहम खबरों से रूबरू करवाने जा रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान तैयार, लेकिन रखी अहम शर्त। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने राफेल गिराए, अब डिफेंस अताशे ने बयान पर बवाल। अमरनाथ यात्रा 2025 पहलगाम मार्ग पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ शिया धर्मगुरु ने जारी किया फतवा, कहा अल्लाह के दुश्मन। पीएम मोदी विजिट, छोटे देश बड़ा असर। अफ्रीका और कैरिबियन देशों के दौरे पर जा रहे पीएम मोदी, एजेंडा है बेहद खास। हूल दिवस, पीएम मोदी ने संथाल क्रांति के वीरों को दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी शौर्य गाथा हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा। शेयर बाजार में लगातार 4 दिन की तेजी पर लगा विराम, बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा टूटे। सरदार जिथरी विवाद पर नसीरुद्दीन शाह ने किया दिलजीत का समर्थन। "25 साल और हमेशा आइए विस्तार से जानते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्तरवांची ने बीबीसी और मिलेनियम से कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो कोई और हमला नहीं करेगा। माजिद तख्तरवांची ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान से कहा कि वो इस हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन आगे के हमलों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पर अमेरिका ने स्थिति साफ नहीं की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन तभी इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और बुनियादी सैन्य ढांचे पर हमला किया। ईरान ने भी मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका 21 जून को इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हुआ और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। तख्तरवांची ने यह भी कहा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने पर जोर देगा। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि ईरान गुप्त तरीके से परमाणु बम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को रिसर्च प्रोग्राम के लिए परमाणु सामग्री नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वे इसके लिए खुद पर ही निर्भर थे। उप विदेश मंत्री ने कहा, उसके परमाणु प्रोग्राम स्तर पर चर्चा की जा सकती है, क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये कहना आपको संवर्धन नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी संवर्धन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे, हम भी बम गिरा देंगे। ये जंगल का कानून है। इजराइल ने 13 जून को ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए और ईरान के सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या की। इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। ईरान ने जवाब में इजराइल पर हमला किया और 12 दिनों तक ये संघर्ष जारी रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हुए कितना नुकसान हुआ, ये साफ नहीं है। तख्तरवांची ने कहा, वो सटीक तौर पर नहीं बता सकते इन हमलों से परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि हमलों से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की
तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। यह रकम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। घायलों की हालत गंभीर। बता दें कि आज सुबह तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से सिंगाची इंडस्ट्रीज नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका हो गया। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक विस्फोट इतना तेज था कि कुछ कर्मचारी 100 मीटर दूर तक उछलकर गिर गए। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तेलंगाना सरकार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। तेलंगाना सरकार ने हादसे पर दुख जताया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का वादा किया है। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए हैं ताकि कोई और खतरा न हो। जांच में जुटी पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार विस्फोट फैक्ट्री के रिएक्टर में हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। अभी यह साफ नहीं है कि विस्फोट की वजह रिएक्टर में ज्यादा दबाव था या कोई तकनीकी खराबी। बता दें कि सिंगाची इंडस्ट्रीज एक फेमस कंपनी है। यह दवाओं और खाद्य उद्योगों के लिए सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजमेंट से पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जब फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उस समय वहां 150 लोग काम कर रहे थे। पुलिस महानिरीक्षक मल्टी जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में 150 लोग थे, जबकि उस क्षेत्र में करीब 90 लोग थे जहां विस्फोट हुआ है। उन्होंने बताया कि विस्फोट सुबह 9:28 से 9:35 के बीच हुआ। कंपनी प्रबंधन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसने दमकल विभाग को सूचित किया। उन्होंने बताया कि करीब 10 अग्निशमन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादी संगठनों के मुख्यालयों को निशाना बनाते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ विमान खोए हैं। इस बात की पुष्टि इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने भी की है। इस पर कांग्रेस पार्टी को फिर से मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेताओं ने जब डिफेंस अताशे के बयान पर हवाला देकर मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश को भ्रम में रखने का आरोप लगाया, तो जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने सफाई दी। दूतावास ने एक्स पोस्ट में कहा कि डिफेंस अताशे के बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हमने कुछ विमान खोए हैं और इसकी एकमात्र वजह यह है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व सरकार ने हमें उनके सैन्य ठिकानों या वायु सुरक्षा प्रणालियों को निशाना नहीं बनाने को कहा था। कैप्टन शिव कुमार इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, जानिए। इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने 10 जून को जकार्ता में आयोजित एक सेमिनार में अपने विचार रखे। उन्होंने इंडोनेशिया में एक एरोस्पेस एक्सपर्ट के बयान के खंडन में अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत ने इतनी ज़्यादा संख्या में विमान खोए हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने कुछ विमान खोए हैं और इसकी एकमात्र वजह यह है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हमें उनके सैन्य ठिकानों या वायु सुरक्षा प्रणालियों को निशाना नहीं बनाने को कहा था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन नुकसान के बाद हमने अपने टैक्टिक्स बदली और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने पहले दुश्मन के एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हमारी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ब्रह्मोस, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें आसानी से हमला कर सकी। डिफेंस अताशे के बयान को कांग्रेस ने लपका। डिफेंस अताशे के इस बयान को कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
पूरी तरह मुखर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष से बात करने से भी इनकार कर रहे हैं। इंडोनेशियाई एक्सपर्ट का दावा। सेमिनार में इंडोनेशियाई एरोस्पेस एक्सपर्ट ने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई के पहले दिन 5 युद्धक विमान खो दिए, जिनमें 3 राफेल, एक मिग 29, एक सुखोई 30 विमान शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक भारत के टेक्निकल ड्रोन और 2 S-400 लॉन्चरों को भी नुकसान पहुंचाया। एक नए घटनाक्रम में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने तीर्थयात्रियों के खिलाफ किसी भी संभावित आतंकी हमले को रोकने के लिए अमरनाथ यात्रा के पहलगाम मार्ग पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम में एक विशेषता है जो किसी भी ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति के निगरानी कैमरे की आने में सुरक्षा बलों को वास्तविक समय में अलर्ट कर देती है। पहलगाम जाते समय अनंतनाग निवासी रूफ अहमद ने AANI को बताया कि इलाके में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस, CRP, BSF और जो भी यहाँ तैनात हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सभी पर्यटकों से बिना किसी डर के यहाँ जाने का अनुरोध करता हूँ। रूफ ने पहलगाम हमले और इससे पर्यटकों में पैदा हुए डर का भी जिक्र किया, जिसके कारण वे कश्मीर आने से कतरा रहे थे। उन्होंने कहा, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम सराहनीय हैं। सुरक्षा योजना शुरू। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर एक मजबूत बहुस्तरीय सुरक्षा योजना शुरू की। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग हजारों तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। CRPF ने निगरानी बढ़ा दी है। हजारों तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने कर्मियों के साथ 9 कुत्ते दस्ते तैनात किए गए हैं और उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील हिस्सों पर विशेष ध्यान देते हुए ईरान इजराइल की जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन ईरान के धर्मगुरु आज भी शांत नहीं बैठे हैं। ईरान के शिया धर्मगुरु ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने दोनों को अल्लाह का दुश्मन बताया है। ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने पर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ यह फतवा जारी किया गया है। सभी मुसलमानों से की अपील। ग्रैंड अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी के फरमान में दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने को कहा गया है। उनसे ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने को कहा गया है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के अनुसार मकरम ने फैसले में कहा, अगर कोई व्यक्ति मर्जा को धमकी देता है तो उसे सरदार या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। दुश्मनों का समर्थन करने वाले हराम। फतवे में यह भी जारी किया गया कि अगर कोई मुस्लिम या इस्लामिक राज्य उन दुश्मनों का समर्थन करता है तो उसे हराम माना जाएगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वे इन दुश्मनों को उनके शब्दों पर पछतावा करवाएं। इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई भी मुसलमान जो अपने मुस्लिम कर्तव्य का पालन करता है और किसी भी तरह की कठिनाई या नुकसान उठाता है तो उसे ईश्वर की राह में योद्धा के रूप में जाना जाएगा। 12 दिन तक चली जंग। आपको बता दें कि ईरान इजराइल की जंग 12 दिन तक चली थी, जिसके बाद अमेरिका ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने भी इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। उसने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान ने भी अमेरिका को जवाब दिया था। हालांकि इसके बाद युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में अफ्रीका और कैरेबियन देशों के दौरे पर रवाना होंगे। पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो को नामागिया जाएंगे।
पहली नज़र में ये छोटे देश लग सकते हैं क्योंकि इन तीनों देशों की कुल आबादी हरियाणा से भी कम है, लेकिन भारत के लिए इनका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल लीडरशिप को मजबूत करने का एक अहम पड़ाव है। ब्रिक्स समिट से पहले भारत दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की बात नहीं करते, हम इसके लीडर भी हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। उससे पहले पीएम मोदी का यह दौरा ग्लोबल साउथ की एकजुटता को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी न सिर्फ इन देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे बल्कि भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी, रक्षा सहयोग, वैक्सीन डेवलपमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होंगी। भारत इन देशों को डिफेंस इक्विपमेंट में देने की तैयारी कर रहा है। घाना के साथ लिखी जाएगी नई इबारत। घाना की कुल आबादी 3.38 करोड़ है, लेकिन भारत के लिहाज से यह बेहद अहम देश है। हर पल साथ खड़ा रहने वाला मुल्क। 3 से 4 जुलाई को पीएम मोदी घाना में होंगे। घाना के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत होगी और वहां संसद को भी संबोधित करेंगे। कृषि, वैक्सीन प्रोडक्शन, डिफेंस कोऑपरेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई समझौते किए जाएंगे। भारत पहले से ही घाना में हेल्थ, आईटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। पीएम मोदी की यह यात्रा उसे और मजबूती देगी। त्रिनिदाद एवं टोबैगो एवं नामीबिया। पीएम मोदी 3 से 4 जुलाई को ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पहली यात्रा करेंगे। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है। यह दौरा भारत की डायस्पोरा कूटनीति के लिए एक मजबूत संकेत होगा। क्लियर मैसेज, पिछलग्गू नहीं लीडर है भारत। पीएम मोदी 6 से 7 जुलाई को ब्राजील में होने वाले 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की इस बार थीम ग्लोबल साउथ का सहयोग रखी गई है। यह दौरा भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पश्चिमी ताकतों का पिछलग्गू नहीं बल्कि हूल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को याद करते हुए सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के साथ साथ अन्य बहादुर आदिवासी शहीदों की चिरस्थायी विरासत को नमन किया। हूल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संथाल क्रांति के वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के साथ साथ अन्य बहादुर आदिवासी शहीदों की चिरस्थायी विरासत को नमन किया, जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हूल दिवस हमें अपनी आदिवासी समाज के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की याद दिलाता है। ऐतिहासिक संथाल क्रांति से जुड़े इस विशेष अवसर पर सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के साथ ही उन सभी वीर वीरांगनाओं का हृदय से नमन और वंदन, जिन्होंने विदेशी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनकी शौर्य गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, इस विद्रोह ने अन्याय के खिलाफ एकजुटता की मिसाल कायम की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संथाल क्रांति के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा, आज हूल दिवस पर हम उन वीर आदिवासी भाइयों बहनों को नमन करते हैं जिन्होंने महान सिदो और कान्हू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संथाल हूल विद्रोह का बिगुल फूंका। हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े जनजातीय विद्रोहों में से एक था। साल 1855 में झारखंड, अब का संथाल परगना क्षेत्र में 2 संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन विद्रोह खड़ा किया। इस आंदोलन को हूल विद्रोह कहा जाता है। अब नजर डालते हैं आज के बाजार के रुझानों पर ताजा अपडेट के साथ। स्टॉक मार्केट ओपनिंग बेल। शेयर बाजार में आज लगातार 4 दिनों की तेजी का सिलसिला टूट गया।
बाजार में आज निवेशकों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहा। सोमवार को बीएसई बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 452 अंकों की गिरावट के बाद 83,606 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 121 अंक कमजोर होकर 25,517 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मुख्य रूप से बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली हुई, जिसने बाजार को नीचे ढकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टुडे टॉप गेनर्स एवं लूजर स्टॉक सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से गिरावट देने को मिली। दूसरी तरफ ट्रेंट, भारतीय स्टेट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन और बजाज फिंसर्व शेयरों ने बढ़त हासिल की है। 4 दिन की रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग। बता दें कि पिछले सप्ताह ईरान इजरायल युद्ध विराम के बाद 4 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 2162.11 यानी 2.64% और एनएसई निफ्टी 665 अंक यानी 2.66% चढ़ा की बढ़ोतरी हासिल की। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, पश्चिम एशिया में जोखिम कम होने और अमेरिका में ट्रेड डील की उम्मीदों के कारण ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा। हालांकि हाल की तेजी के बाद प्रमुख इंडेक्सों में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। उन्होंने आगे कहा, निवेशकों की नज़र अब कंपनियों के तिमाही नतीजों पर है। ग्लोबल मार्केट का हाल। अगर अन्य एशियाई बाजारों की बात करें तो साउथ कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई कंपोजिट बढ़त में रहे, जबकि हांगकांग के हैंगसेम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी तेजी के साथ बंद हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। मैं हूं तान्या माथुर। देखते रहिए मिलेनियम भारत बज़। Welcome to Millennium News 24, your trusted source for accurate, unbiased news. We're here to bring you the stories that matter most from America and around the world with integrity and a commitment to truth. In today's world, where misinformation can easily spread, having access to reliable news is more important than ever. At Millennium News 24, we aim to cut through the noise by delivering clear, fact-based reporting. Whether you're following major events or looking for in-depth analysis, we are here to serve you with transparency and respect for all communities regardless of color, wealth, or religion. This beautiful America was built by the resilience of its people, immigrants, entrepreneurs, doctors, and everyday individuals working together to create something great. It's this spirit that inspires us to provide you with news that's inclusive, honest, and relevant. We believe that informed citizens are the foundation of a strong society, and we strive to give you the knowledge you need to make a difference. From breaking news to insightful features, we bring you comprehensive coverage on politics, economics, health, culture, and much more. We believe that everyone deserves access to the truth, and we are proud to be a part of a global network that connects people through information. Stay informed by following us on your devices, including iOS, Android, Roku, Amazon, Apple TV, and Smart TVS. And for global access, we're also available on Horizon Satellite. Visit us at www.millenniumtv24.com or www.millenniumnews24.com to stay updated at Millennium News 24. Our mission is to promote unity, understanding, and progress in a rapidly changing world. Join us as we work to inspire positive action through the power of truth. Thank you for watching. Follow us, subscribe, and stay informed. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या माथुर और आप देख रहे हैं मिलेनियम भारत बज़। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ बड़ी सुर्खियों पर।
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी बीच दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक्टर का समर्थन किया है। दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर विवाद हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सोशल मीडिया, कुछ हस्तियों और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने दिलजीत की आलोचना की है। नसीरुद्दीन शाह का बयान। इसी बीच नसीरुद्दीन शाह दिलजीत की तरफदारी की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं दिलजीत के साथ हूँ, वो गंदी राजनीति के शिकार हुए हैं। कुछ लोग उन पर हमला करने का मौका ढूंढ रहे हैं। कास्टिंग का फैसला निर्देशक का था, दिलजीत का नहीं। वह एक मशहूर हस्ती हैं और उन्होंने किसी पूर्वाग्रह के फिल्म में काम किया। कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच निजी रिश्तों को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में दोस्तों के लिए प्यार। नसीरुद्दीन शाह ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, पाकिस्तान में मेरे करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं। कोई मुझे उनसे प्यार करने या मिलने से नहीं रोक सकता। और एक जवाब उनके लिए भी जो अब कहेंगे पाकिस्तान जाओ, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कैलासा जाओ। विवाद का कारण बताते चलें कि पाकिस्तानी कलाकार हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर दिलजीत का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। इसी बीच एफआईएस ने बॉर्डर 2 के निर्माताओं से फिल्म के दिलजीत को निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि दिलजीत ने इस काम से राष्ट्रीय एकता और सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बॉलीवुड की सुपरस्टार करीना कपूर खान ने अपने फिल्मी करियर के 25 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं अब इस खास मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत और यादगार पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी 2000 से जुड़ी कुछ पुरानी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। तो चलिए आपको भी करीना कपूर की पोस्ट के बारे में बताते हैं। 25 साल और हमेशा के लिए। आपको बता दें कि करीना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ज़्यादा कुछ न लिखते हुए सिर्फ कैप्शन में लिखा 25 साल और हमेशा के लिए। इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट और इन्फिनिटी साइन वाले इमोजी भी शेयर की हैं। वहीं उनकी पोस्ट में नज़र आ रही तस्वीरों में करीना अपने पहले को एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही कुछ तस्वीरों में वे अकेले भी नज़र आ रही हैं। ऐसे में ये पोस्ट उनके फैंस के लिए एक ट्रीट बन गई है, जबकि शुरुआत नहीं थी दमदार। करीना कपूर का बॉलीवुड डेब्यू भले ही आज एक यादगार पल हो, उनकी पहली फिल्म रिफ्यूजी 30 जून 2000 को रिलीज़ हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इस फिल्म में करीना ने अभिनय को सराहा गया था और फिल्म के गाने बेहद पसंद किए गए थे, जो आज भी लोगों को प्लेलिस्ट का हिस्सा देखते हैं। 25 साल बाद भी कायम है करीना का जलवा। वहीं करीना कपूर ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों और दमदार किरदारों के जरिए खुद को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल किया है। जी हाँ, 25 साल बाद भी वो सिनेमा में लगातार सक्रिय हैं और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी हुई हैं। बता दें, पिछले बार वो रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म सिंघम अगेन 2024 में नजर आई थी। वहीं अब करीना आने वाली फिल्म दायरा को लेकर चर्चाओं में हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें देखने के लिए धन्यवाद। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलेनियम न्यूज़ 24 के नाम से फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल मिलेनियम न्यूज़ 24 भी ज़रूर देखें। आप हमें एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस, एप्पल टीवी, roku टीवी, Amazon Fire टीवी और सभी स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। मनोरंजन और खबरों की दुनिया का आनंद लें मिलेनियम टीवी ऐप्स के साथ। एंड्रॉयड के लिए मिलेनियम टीवी USA और गूगल पर मिलेनियम न्यूज़ डाउनलोड करें। मिलेनियम न्यूज़ 24 का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।